मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया, क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद नहीं थी और भाई इस दुनिया में से जा चुका था। उसको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उसको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापस जब आती मेरी भाभी बहुत खुश होती और काफी सारा सामान लेकर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं उसके साथ जाऊंगी। सुनकर मेरी भाभी के होश आ गया। फिर एक दिन भाभी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो वो उन्हें एक घर के लेके गए थे। जब मैंने आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने गोद में उठाकर गाड़ी में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार बार दौरे पड़ते थे। मेरा भाई बहुत प्यार करता था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। भाई की अचानक से हार्ट अटैक पड़ने की वजह से मौत हुई थी। कई दिन में मेरी भाभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने जबरदस्ती उन्हें दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन साफ वो मना कर देती थी। एक अजीब बात थी कि जब वो किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति भाभी को बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो औलाद थी बे औलाद थी और उन सब पति का गम भी। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे भाई की मौत हुई थी वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम ही मैं करती थी। फिर दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हें भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति की से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मैका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मैके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हो हमेशा अपनी इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती थी दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई विवेक के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है। जैसे जैसे वक्त गुजर गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया। अब मेरी भाभी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे में ही से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे विवेक के बारे में कुछ बात करके कुछ होता था। जब भी ये नहीं था वो हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर आते वो कमरे में बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती तुम्हारा जीता ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, और जब उसके सारे जीऊंगी ना जाने क्यों। अब भाभी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना ही हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था जो मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन वो तो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन दिन का गया भूखा प्यासा थक कर घर लौटा तो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर पूरा रंग डालना शुरू कर देती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उसे गोद में उठाकर पास ले जाता। घर वापस आ जाती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही जाती थी, और जब भाभी डॉक्टर से लौटकर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक नाक मुंह बनाए मेरी भाभी को काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर आ गई है। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी भाभी जवान थी, मेरे पति का हम उम्र थी। मेरे भाई मेरे पति के कुछ साल बड़े थे। इसकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस हम ही रहते थे। इन्हें भी पसंद करने मेरी भाभी आई थी। देखने में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं भी एक आम शक्ल सूरत की मलिक थी। मेरे पति भी काफी हैंडसम थे। मैंने वैसे मेरा भाई मामूली शक्ल सूरत के मलिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। जितने दिन ससुराल में थे दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल छोटी बेटी की तरह पेश आते थे। मेरी भाभी से भी आप कहकर बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी भाभी ने कोई फरमाइश मेरे भाई से की हो वो पूरा ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू में ही खिची रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते थे।
3 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी भाभी बेऔलाद थी। उसके बाद भाई ने कहा तुम यहाँ यहीं आ जाओ, बच्चे रहेंगे तो घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। भाई के बहुत इसरार पर मैं क्या रहने लगी। मेरे अजीब बात यह थी कि उनसे कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो बेऔलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी। लेकिन हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती, मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल चुकी थी। और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती तो कभी पार्लर जाकर अपने हुस्नों को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को तो ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी भाभी मुझसे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो विशाल कहते अब तुम्हें तैयार होने का क्या फायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने में भीगी होती हो। देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत हो, अब पर जाओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। अपनी भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे विशाल की बातें को समझ में नहीं आती थी। मुझे विशाल की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं चुप दबी लड़की थी। मुझे ज्यादा चालाकियां नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात विशाल से यही कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना टालो, कभी उनके साथ बहस ना करो। मैंने कभी उनके साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता था कि जब भी मेरे पति अपने आने का वक्त होता तो मैं किचन का काम निपटा कर कमरे में जाने लगती तो मेरी भाभी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि दिया तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। मुझे पता है कि ना विशाल को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद भी तुम्हें नहीं पता है। मुझे देखो, विवेक के साथ साथ विशाल की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही विशाल घर लौटते मेरी भाभी फौरन घर का दरवाजा खोल कर मुस्कुरा कर विशाल को वेलकम करती। विशाल भी मुस्कुरा कर जवाब देते। ये भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज दिया को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता तो किचन से ही नजर आती। थोड़ा सा भी इसे करीब होकर बता करो तो अदरक लहसुन और पसीने सी बू में मेरा जी मचलाने लगता है। विशाल की बात सुनकर मेरी भाभी खिलखिला के हंसने लगती। कहती अरे भाई तुम्हारी बीवी सुस्ती बहुत है, पूरा दिन घर में काम भी उससे खत्म नहीं होते। मैं तुम्हारी भाई के आने से पहले ही काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यह रंग रूप को सिर्फ विशाल को ही दिखाती थी। जब मेरे भाई अपने काम में थके आते तो तब भी वो आंगन में विशाल के साथ बातों में बिजी रहती। बाहर के डोरबेल बजते तो मुझसे कहती दिया दरवाजा खोलो तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन में सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाजा खोलती, अपने भाई को नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाती। वहां नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती है। बल्कि कई बार तो ये होता है कि विशाल और भाभी खाना खा चुके होते हैं। मेरे भाई भी थके हुए आते हैं। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। तभी भाभी विशाल के साथ टीवी देख रही होती है, लेकिन मेरा भाई उन बातों को महसूस नहीं करते कि ये चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती भाभी मुझसे कहती है कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल में बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचने के पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ तो वो करती क्या है, बस अपने हुस्न का चमकाती रहती है। मैं शादी के चंद माह बाद ही गर्भवती हो गई थी। विशाल का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो विशाल के साथ साथ मेरा भाई भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। जब वो घर लौटते मेरे बेटे के पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। कहीं उनको उल्टा मेरी भाभी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुंह से तो बहुत कहती कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तरफ नहीं देखी थी। अभी मेरा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि फिर मैं गर्भवती हो गई। मुझे लगा कि मेरा खराब तबीयत को देखते हुए मेरी भाभी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ हालत में भी कुछ किचन में काम संभालती रहती थी, मगर कभी विशाल से शिकायत
भी कर देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि अब तुम जाहिल औरतों की तरह लड़ाई बुझाई कर शुरू कर दी ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई करी हो मुझसे, क्योंकि वो हर घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा। जरा सा काम क्या बढ़ गया तो तुमने मेरे सिर पर चढ़ गई। विशाल मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आता कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी, सफाई कपड़े धुलाई वो करती थी, बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा ही होने में मैं बिल्कुल घनचक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा था होता था कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के विचार को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी दिन भर मैं थकी होती थी, वो लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात ये थी कि विशाल ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि विशाल मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चंद माह पहले की बात है। मेरा भाई जब बहुत चुपचाप रहने लगा और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीने लगा था। सिगरेट तो वो तब भी पीते थे जब कोई टेंशन हो, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आता था। किसी गहरी सोच में डूबे रहता था। मेरी भाभी को वो ही रूटीन था। पहले फिटनेस का ख्याल रखना, फिर संवरना। तो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद कुछ खुद पसंद थी। मेरे भाई को उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता था। एक को भूख लगती तो दूसरे भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था कि मैं जब कमरे से निकलकर लॉन में जाती तो मेरा भाई अपने कमरे के बजाय लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। ना मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो पहले ही सोचे में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चों को रो रहे थे। विशाल उनकी वजह से उड़कर गुस्से से लग रहे थे। इन दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने विशाल से कहा कि भाई आजकल बहुत चुप चुप रहते हैं, सिगरेट की बजाय पीते हैं, वह क्या वजह है। विशाल नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी, ये कहकर लेट कर सो गए। लेकिन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम में अपने सीने से छुपाए दुनिया से चले गए। और अब मेरी भाभी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही विशाल ऑफिस से घर आते तो मेरे कमरे से निकल कर उनके गले लगकर रोने लगी और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। विशाल उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो कुछ नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन ना रही जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो फुल मेकअप के लिए कमरे से बाहर निकली थी कि रोने लगी। शक्ल बनाकर विशाल से कहने लगी, विवेक को मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे कि तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे क्या इस तरह से बना सवाल देकर जीने देंगे जैसे वो चाहते थे। उनकी बात सुनकर विशाल भी उनकी बात की तारीफ करने लगे। कहने लगे, आप रोज जैसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलती बात पर भी मेरी जान मजाक की थी कि मैं विशाल के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों विशाल से बातें करती रहती। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर दिन 2 दिन बाद वह बेहोश का ड्रामा करती। अब तो जब विशाल के साथ वापस आती तो साथ में शॉपिंग बैग भी होते और विशाल मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी ताकि उन्हें ये लगे कि भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नजरों ने देखा, मैं मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। रात को मैं बच्चों को रोने की आवाज सुनकर बैठी। बराबर में देखा कि बिस्तर खाली तो विशाल गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी भाभी की हंसने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे पले तले जमीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड की दिया और सुला दिया। कुछ देर बाद ही विशाल मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो। मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी तो मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं उसके पास चला गया था, उसे तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराहट और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है।
मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे, कहने लगे, तुम चुप कर मुझे देखती हो क्या? समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी हैं, तुम्हारे भाई की बीवी। मैं उनको छोटा भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं जरूर उससे शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरा पास मायके के नाम पर कुछ नहीं था। एक भाई था जो वो भी भगवान ने छीन लिया। मैंने एक चुप्पी साध ली थी कि मेरी भाभी तो और बेशर्म हो गई थी। अब तो विशाल के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। लेकिन मैं कब तक सब्र का दामन थामे रखती। एक दिन मैं ऊपर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज है भी कि नहीं? विशाल के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? तो पति मेरा है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हो। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की को देखा तो विशाल के सीने से लगकर हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल उनकी तरह लगते हो। जब मेरे करीब आ जाते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास है। प्लीज विशाल, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और आप उसका सर सहला रही थी। विशाल कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह की तो बीमार पड़ जाएगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस प्यार मोहब्बत पर मेरा हक है वो विशाल से मेरी भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले रही थी। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी, कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर विशाल को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी पत्नी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। तुम्हें इनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर अपने मेरे लिए क्यों पसंद किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो वो इस बात पर हंसने लगी, कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए विशाल को पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम अब विशाल के हिसाब में अच्छी नहीं हो। असल में तुम्हारे लिए विशाल जैसे लड़का ही चाहिए था, ताकि वो तुम्हारे बजाय मुझे देखने पर ध्यान दे, मेरी तारीफ करे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे भाई को सिर्फ शराफत देकर एक मासूम शकल सूरत वाले शख्स में मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर घर आई तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। तो मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हारे लिए लड़का मैं ढूंढूंगी जो तुम्हारे भाई से बिल्कुल अलग हो। क्यों मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही मना लिया था कि तुम्हारी इकलौती बहन है, लड़की के माता पिता ना हो, उस लड़के को हम अपने साथ ही रख ले। तो पहली ही नज़र में विशाल पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारे भाई के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था, वो था विशाल। विशाल को मैं पहले से जानती। तुम्हारा भाई मेरे रूप में की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन कभी मुझे उनकी जबान में अच्छी तारीफ नहीं लगती थी। तो मैं तो रोज विशाल के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे तुम्हारी भाभी समझता था, हज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती थी कि मुझे विशाल से कि वो मुझे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसकी पत्नी की भाभी हूँ थी। लेकिन विशाल की ये आदत मेरी जान जला कर रख देती थी। लेकिन मुझे न पति की परवाह थी और न तुम्हारी। मैं सुंदर रूप की मलिका हूँ, मुझे हैंडसम आदमी चाहिए था। विशाल मेरे सोच पर पूरा उतरा था। तुम्हारे भाई को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई जब भांज नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे भाई की कोई ऐसा कमी थी। मैंने खुद ही बच्चे का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को दूर रहने के और विशाल के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। मैं धीरे धीरे विशाल की बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगा। तुम्हारा भाई को यही लगता था कि मैं विशाल का ख्याल रखती हूँ, ताकि मैं उसको उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। तब जब भी विशाल ऑफिस से वापस आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं विशाल से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता। तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो तुम्हारी तरफ खो जाता और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे शादी के बाद तुमने मुझसे शिकायत की थी कि मैंने उनके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी की कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लेती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझा रखती थी ताकि तुम कभी भी विशाल के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कम दिल में लगा लिया। वो मेरी आंखों में विशाल की मोहब्बत को देख
मैं विशाल के लिए मोहब्बत का इज़हार कर चुकी थी, ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके बाद से तुम्हारे भाई कमरे की बजाय लॉन में सोने लगे, चुप-चुप रहने लगे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई और अब विशाल की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ है। वो दिन दूर नहीं कि जब विशाल मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत में फटी-फटी आँखों से अपनी भाभी की गंदी इरादों को सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला, देखा विशाल बड़े गुस्से से अंदर आ गया और जोरदार तमाचा मेरी भाभी के मुंह पर मार कर कहने लगे कि मैं आपको बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफा हो जाइए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से विशाल बोल रहे थे, लगता था कि वह भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी भाभी की सच्चाई विशाल के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहां से चली गई। विशाल मुझसे नजरें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ते की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारा भगवान ने दूसरे के साथ बनाया है, उसे उसी नजरे से देखा और गुजर गए, उसकी में उसी सबकी भलाई होती है। मेरे पति ने कहा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मेरे दिल में उसके लिए बस हमदर्दी थी और कुछ नहीं। मैंने भी माफ करने की भलाई समझा। आज इस बात को गुजरे वो कुछ वक्त हो गए थे। भाभी को भी शादी हो गई थी और हम भी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।